Assalamualaikum dear students, Habib Niasi with O level physics, टॉपिक नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। देखें जी, ये अर्थ है। अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। जिस तरह मैग्नेट, लेट्स सपोज ये मैग्नेट है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। इस मैग्नेट के इर्द गिर्द ये वो इलाका है, दिस इज द सराउंडिंग अराउंड अ मैग्नेट इन विच दिस मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी चार्ज। अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इस फील्ड के अंदर आएगा तो ये मैग्नेट उसके ऊपर अपनी फोर्स लगाएगा। ये जो एरिया है, ये जो सराउंडिंग है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। अर्थ भी बहुत बड़ा मैग्नेट है। जिस तरह एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ के अराउंड भी एक एरिया है जिसमें अर्थ अपना पुल शो कर सकती है, अर्थ अपना पुल एक्सर्ट कर सकती है बॉडी के ऊपर। ये मैग्नेट, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के अराउंड हर डायरेक्शन में मौजूद है। जो ऑब्जेक्ट भी इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगा, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रेविटेशनल फील्ड। जी देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। देखें जी, लेट्स सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। सपोज करते हैं कि इससे बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब है वो इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। अर्थ उसके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। अर्थ की फोर्स जब एक्सर्ट नहीं होगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ वेट कहलाता है। तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट का वेट ही नहीं होगा। इफ वी टेक एन ऑब्जेक्ट, say this object, the mass of this object is 1 kg। हमने सपोज किया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस 1 kg है। वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आउटर स्पेस में चला गया है। वहां चला गया है जहां अर्थ अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट नहीं कर सकती। तो जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर है, जब अर्थ उसके ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सर्ट नहीं कर सकती, तो फिर ऑब्वियसली वेट नहीं होगा। बिकॉज वेट कैन बी डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी। इफ अ बॉडी हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, then the gravitational force on that object will not act. If the gravitational force is not acting on that body, it means body has no weight. Body weightless हो चुकी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस बॉडी का मास 0 है तो गलत है। ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, इसका वेट 0 है, यस। क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होती है ऑन एन ऑब्जेक्ट। लेकिन मैस इसका होना है, मैस 0 नहीं है। मैस एक कांस्टेंट वैल्यू है। मैस क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। सो जब ये ऑब्जेक्ट आउटर स्पेस में चला जाएगा तो ये वेटलेस हो जाएगा। लेकिन अगर इसको दोबारा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ले आए तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल जो है इसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगी और ये बॉडी वेट गेन कर लेगी। इस बॉडी का वेट होगा। व्हेन अ बॉडी इज ब्रॉट बैक टू अर्थ,
the earth will exert gravitational attraction on the object. This gravitational pull of the earth is known as weight. यहां वेट नहीं है. क्यों नहीं है? The object is present outside the gravitational field. जहां पे फोर्स लग रही है अर्थ की, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्यों लग रही है? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. तो इसका वेट होगा. वेट को हमने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट का वेट तब होगा जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद होगा. ये ऑब्जेक्ट देखें, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद था तो अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया है. जब ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो ऑब्वियसली इसका वेट 0 हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, एवरी मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ इज अ बिग मैग्नेट, सो इट हैज इट्स ओन फील्ड. ये फील्ड इसका अपना होगा. उस फील्ड को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी. लेट्स सपोज ये अर्थ है, और लेट्स सपोज ये अर्थ है, और ये अर्थ के अराउंड वो एरिया है, वो रीजन है जिसके अंदर अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकती है. तो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन. ये सारा रीजन है इन विच अ मैस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट. फोर्स किसकी? अर्थ की. ये है एरिया अराउंड द अर्थ इन विच अर्थ कैन एक्सर्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर फोर्स लगनी है, उसके वेट के इक्वल. अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है. लेट्स सपोज ये एक छोटी सी डॉल है, टॉय डॉल. इसका मैस है 1 kg और ये अर्थ की सरफेस के ऊपर है, अर्थ के ऊपर पड़ी है. इसका मतलब है कि ये जो डॉल है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है. तो जो फोर्स लगेगी वो इसका वेट कहलाएगी. वेट. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को G से डिनोट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मैस. यूनिट मैस का मतलब है मैस ऑफ 1 kg. और यही फोर्स जो अर्थ लगा रही है ये वेट के इक्वल होती है. वेट का यूनिट क्या होता है? वेट का यूनिट न्यूटन और मैस का यूनिट किलोग्राम. तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन पर केजी. अब बच्चे सवाल कर सकते हैं कि सर जी का जो आपने यूनिट बताया हुआ है, आपने कहा हुआ है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये तो कोई और यूनिट आ रहा है. भाई ये यूनिट और ये यूनिट दोनों सेम हैं. कैसे? न्यूटन पर केजी मैंने लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, न्यूटन पर केजी. ठीक हो गया. न्यूटन क्या होता है? फोर्स का यूनिट है. फोर्स क्या होती है जी? F इज इक्वल टू एम ए. फोर्स का यूनिट न्यूटन, मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम इस न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नीचे क्या है? किलोग्राम. तो ये कट हो जाएंगे. तो जी क्या है? जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को शो करता है. जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मैस.
फोर्स यूनिट मास के ऊपर कब एक्ट करेगी? जब वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा। अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है 10 न्यूटन पर केजी। जब मून पे चले जाएं तो यही वैल्यू 6 टाइम्स कम हो जाती है। 6 टाइम जी की वैल्यू भी कम होती है। जी ऑन द अर्थ कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी ऑन मून कितना है? इसका 6th पार्ट। जी ऑन अर्थ 6 पार्ट का क्या मतलब है कि जो 10 है इसको 6 से डिवाइड कर दे, 1.67 समथिंग आएगा आंसर। यानी जी की वैल्यू मून पे 6 टाइम्स कम हो जाती है। यही वजह है कि ये बात प्रूव हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मून इज 6 टाइम्स लेस देन इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्लियर, इसका फार्मूला क्लियर, इसकी वैल्यू, इसके यूनिट कैसे निकले हैं वो क्लियर, अर्थ पे इसकी वैल्यू कितनी है और मून पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है टॉपिक 4 का। जी, क्वेश्चन है विच रिलेशनशिप डिफाइंस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। हमने कहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय जी, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही वेट कहलाती है। वेट को अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आती है। आंसर देखते हैं। जी, लास्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कैम्ब्रिज में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कि जी की वैल्यू को शो करती है। कितनी जी की वैल्यू है? 1.6 न्यूटन पर केजी, या इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने प्रूव करके दिया है, प्रीवियस स्लाइड में मैंने इस बात को प्रूव किया है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मून पे 1.6 है। अब आपने बताना है कि मून पे मास कितना है और वेट कितना है। लुक, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे हमने डिफाइन किया था? फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट मास। अगर हम फोर्स फाइंड करना चाहें या वेट फाइंड करना चाहें तो ये इन दोनों के इक्वल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी फार्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स वेट है तो वेट का क्या फार्मूला बन जाएगा? mg। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। लुक, आप g की वैल्यू देखें, ये m की वैल्यू है। आप g की वैल्यू देखें, g की वैल्यू कितनी है? 1.6। ये g की वैल्यू है। इनको मल्टीप्लाई करें, क्या ये आंसर आता है? 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। यानी यहां 10 है तो 16। ये ऑप्शन ठीक है। कैसे? रिपीट करता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जब गिवन हो उसी को हम जी की वैल्यू मानते हैं। जी इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मास और जी की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट बनता है। मास गिवन है 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट बनेगा। इस केस में जब 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 बना। तो इसका मतलब है मून पे अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो उसका वेट कितना होगा? 16 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी जल्दी नोट करें। अपने नोट्स आपने बनाते जाना है और फिर उसके बाद आपने नोट्स को टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर करना है। आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ये क्वेश्चन जी वैसे ही है। एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जिसको मैं जी की वैल्यू मान रहा हूं न्यूटन पर केजी।
यहां पे मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूं, प्रूफ कर चुका हूं मैं इस बात को। देखें जी, ये मैस है, वेट हमने देखना है, इस वेट को हमने चेक करना है। वेट इज इक्वल टू mg, यहां पे m की वैल्यू है 9.8 और g की वैल्यू इधर देखें वो भी 9.8। आप 9.8 और 9.8 को मल्टीप्लाई करें, क्या ये आंसर आता है? नहीं। कौन सा आंसर कैसे आना है? 10 है। अगर 10 मैस रख दें और g की वैल्यू 9.8 रख दें तो वेट कितना बनेगा? 98। तो ये करेक्ट ऑप्शन सी है। वेट निकालना है आपने, आप 9.8 मैस को g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। क्या ये आंसर आया? 10 नहीं आया। इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करें, क्या ये आंसर आया? नहीं आया। इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आया? यस। इसको भी 9.8 से मल्टीप्लाई करें, क्या ये आंसर आया? नो। जी क्यों मल्टीप्लाई किया है? ये मैस था, ये जी की वैल्यू थी। जब मैस और जी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आता है। तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है वो है थर्ड ऑप्शन। The two rubber balls of same size are both dropped on earth and the moon. One ball is solid. अगर एक बॉल सॉलिड है तो उसका मैस ज्यादा है, एंड वन इज हॉलो, उसका मैस कम है। The approximate gravitational field strength on the earth is 10 Newton per kg and on the moon, ये आपने याद रख लेनी है वैल्यूज, 1.67 भी लिया जाता है, 1.7 भी लिया जा सकता है। विच बॉल हैज ग्रेटर फोर्स एक्टिंग ऑन इट? फोर्स देखनी है। देखिए जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? फोर्स ऑन यूनिट मैस। अगर हम फोर्स देखना चाहें, जिसको वेट भी कहा जाता है, तो m और g को मल्टीप्लाई कर दें। g की वैल्यू कितनी है जी? 10। हमने क्या देखना है? विच बॉल हैज द ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। तो देखें, हॉलो वाले में तो मैस कम होगा क्योंकि अंदर मटेरियल ही नहीं है, अंदर मैटर ही नहीं है। हॉलो वाले तो ऑप्शन नहीं हो सकते। सॉलिड में वेट फाइंड कर लें, mg। m लगा दें, कौन सा? m कोई भी हो, यहां g की वैल्यू 10 लगनी है। m और g की वैल्यू 10, यहां पे भी m, और अगर मून की बात करें तो g की वैल्यू 1.7। किस केस में वेट ज्यादा बनेगा? m को 1.7 से मल्टीप्लाई करें तब वेट ज्यादा बनेगा, या m को 10 से मल्टीप्लाई करें? यकीनन इस केस में आंसर ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब है सॉलिड बॉडी, हॉलो नहीं सॉलिड, अगर सॉलिड बॉडी मून पे भी हो और अर्थ पे भी हो तो अर्थ उस पे ज्यादा फोर्स लगाती है क्योंकि अर्थ पे जी की वैल्यू ज्यादा है। ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन है जी, बड़े आराम से आपने खुद सॉल्व करना है, मैं नहीं सॉल्व करने लगा इसको, मैं हिंट दे देता हूं। अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg, मैस गिवन है 10 kg। A body of mass 10 kg falling freely in gravitational field close to the moon's surface has an acceleration of g की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is gravitational field strength on moon? ये मून की बात की गई है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मून फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मैस। फोर्स किसके इक्वल है यहां पे? mg, वेट के। तो क्या आंसर आना चाहिए? खुद सॉल्व करें, m से m कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आना चाहिए? g के इक्वल। देख लेते हैं। बिल्कुल, जितना g है उतनी उसके ऊपर क्या लगनी है, उतना उसके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा। यानी gm इस केस में किसके इक्वल होगा? g के। gm ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ये दोनों एक ही मीनिंग में हम यूज कर सकते हैं जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिया और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर ली हमने। ये क्या हो रहा है, ये एक कार्टून है, कार्टून एक्टर है, मुझे इसका नाम नहीं आता। ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर हो चुका है और नीचे गिर रहा है। जैसे जैसे ये अर्थ की तरफ जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। क्यों? लेट्स सपोज ये अर्थ है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अर्थ उसको खींचे जा रही है, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है वो। यहां पे इस केस में एयर भी मौजूद है, इसका वेट नीचे होगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर होगी। एक वक्त आएगा कि वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी, तो तब ये ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टेडी वेलोसिटी से मूव करेगा और उस स्टेडी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं रिपीट करता हूं। जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर होगा तो नीचे आता जाएगा तो फोर्स उसके ऊपर बढ़ती जाएगी, लेकिन चूंकि डिस्टेंस कम है कंपैरेटिवली तो ऑलमोस्ट फोर्स जब वेट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वेट की वैल्यू तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे वो स्पीड तेज करता जा रहा है नीचे से एयर थर्स्ट, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। एक टाइम आता है कि ये दोनों इक्वल होती हैं, दो फोर्सेस, तो स्टेडी वेलोसिटी से वो मूव करता है। तो क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड रीच अ स्टेडी वेलोसिटी? क्यों स्टेडी वेलोसिटी में आता है? क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। यहां दूसरा देख लेते हैं, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट फॉल। जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा क्योंकि वो अर्थ की तरफ आ रहा है और उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात में तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैस की वजह से स्टेडी वेलोसिटी नहीं आ रही। स्टेडी वेलोसिटी आ रही है एयर रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आखिरकार इन दोनों के इक्वल हो जाने की वजह से। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। कोई डाउट नहीं है कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अपेरेंटली लगता है कि इसका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ये वाला बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। तो हम कहते हैं कि इस डिस्टेंस के दौरान जब वो मूव कर रहा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आती कि वेट चेंज हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन इस केस में ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बेस पे भी, और इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी का, जो कि आपने प्रीवियस टॉपिक में मेरा लेक्चर देखना है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज में, उसमें टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस किया गया है। ये क्या है? ओह, एक बाइक आ रही थी, टकराई और ये आगे चला गया। देखें, ओहो, ये आगे क्यों गया ड्राइवर? ये डिस्कस करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड इनर्शिया। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी इनर्शिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।